Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of September 2021. तो 29 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको कोई मतलब मना नहीं करेंगे, आपके माँ बाप भी मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो यू कैन लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला सवाल है, स्केल कमिटी वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनिंग द एम ऑफ द कमिटी। इनमें से कौन सा एम है स्केल कमिटी का? ऑप्शंस आर ए, द कमिटी एम्स टू इम्प्रूव द क्वायर इंडस्ट्री 2019 प्रोडक्शन इन इंडिया. Second statement is the committee aims to provide a practical roadmap for improving India EU 2019 renewable energy targets. तीसरा है, it is a joint government industry committee aimed at navigating Indian manufacturing away from the import dependence pitfalls exposed by the pandemic. या डी है, इट इज अ कमिटी दैट एम्स टू इम्प्रूव द मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स टू प्रोवाइड प्रॉपर वेट्स एंड मेजरमेंट्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू पीएम कुसुम. अब पीएम कुसुम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कीम एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलार पावर अमंग द फार्मर्स. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ हियर नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू जूडीमा. द जूडीमा के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जूडीमा इज अ वाइन ब्रूड बाय दिमसा कम्युनिटी ऑफ असम. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द फर्स्ट बेवरेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू अर्न अ जीआई टैग. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. वन ओनली, टू ओनली, both या none. क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक और क्वेश्चन है, Xenon 1T एंड लुक्स जेपलिन, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये एक्सपेरिमेंट्स Xenon 1T एंड LUX लक्स जेपलिन जो एक्सपेरिमेंट है, ये किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डार्क मैटर डिटेक्शन, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. तो आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है. तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. अब मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कभी अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप किस तरीके से लगा सकते हैं. लेट मी टेल यू दैट ट्रिक ऑल्सो, दैट टेक्निक ऑल्सो. टेक्निक नहीं है, ट्रिक नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन वाली चीज है. मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्केल कमिटी सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट जरूर करिएगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट गिविंग आंसर्स द नेक्स्ट डे, है ना. फिर मैं आंसर्स नहीं दूंगा उस दिन, तो आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा. स्केल कमेटी जो है उसका आंसर होगा सी. एक जॉइंट गवर्नमेंट इंडस्ट्री कमेटी है ये. बेसिकली इसका एम है ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को इंपोर्ट डिपेंडेंस से दूर ले जाया जा सके. इंपोर्ट डिपेंडेंस जो बहुत ज़्यादा हो गई और कोविड में हमने देखा किस तरह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा, उससे दूर ले जाने के लिए. पीएम कुसुम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सोलर पावर फार्मर्स के अमंग बढ़ाने के लिए है. दूसरा गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. सोलर एनर्जी ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लगेगा. दूसरा स्टेटमेंट गलत रहेगा, वन ओनली विल बी द आंसर. तीसरा सवाल था जूडीमा के रेफरेंस में आपको बताना था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई नहीं है. आंसर होगा नन ऑफ दी अबव. ये एक वाइन होती है जूडीमा जो कि दिमसा कम्युनिटी असम निकालती है, एंड पहला बेवरेज है नॉर्थ ईस्ट का जिसको जीआई टैग दिया गया था. एंड अब देखो चौथा सवाल. अब ये सवाल हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो, या Xenon 1T एंड लक्स जेपलिन नाम का एक्सपेरिमेंट आपने कभी ना देखा हो. लेकिन एक मेरे को आप बताओ, लक्स जो होती है, लक्स क्या होता है? लक्स आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मतलब लक्स आपका लाइट से रिलेटेड है. अब कॉमन सेंस अगर आप लाइट से रिलेटेड है तो इसमें लाइट वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ब्लॉकचेन है कि डार्क मैटर है कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स है? तो डार्क मैटर वाला है ना, कॉमन सेंस है ना. डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक वाइट, लक्स लाइट, है ना. ये सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं. तो लक्स से अपन इसमें कॉमन सेंस लगा सकते थे कि लक्स जेपलिन की बात अगर की है तो लाइट्स की बात होगी, मतलब कि उसकी बात हो रही होगी थोड़ा, जिससे यहाँ पे डार्क मैटर है, लाइट का अपोजिट है ना. तो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे आप इस तरह से कॉमन सेंस लगाते हो, तो इसका आंसर है डार्क मैटर. बी ही इसका आंसर है. Xenon 1T एक्सपेरिमेंट जो है वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, और लक्स जेपलिन इज द नेक्स्ट जनरेशन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट, एंड ये सैनफोर्ड में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लोकेटेड है.
स्केल का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, वैसे मैंने पढ़ाया था आपको, स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, याद रखिएगा, स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री का पैनल है ये, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो सके, लोकलाइजेशन ज़्यादा हो सके, ठीक है। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स shows that India needs to reflect on its public policy and other aspects, critically analyze। आपको एनालाइज करना है ये कि जो इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो ये दिखाता है कि हमको अपनी पब्लिक पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब पहले आपको देखना पड़ेगा कि रैंक क्या है ये। वैसे आज का जो एडिटोरियल है वो इस पर है, तो मैं आपको समझाऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तो आप वहाँ से भी आपको हिसाब लग जाएगा। तो रैंक कम क्यों आई है, फिर कहाँ पर प्रॉब्लम रह गई और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अपन इस आंसर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू पीपल विल ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो पहली जो हम न्यूज़ देखेंगे वो कुछ न्यूक्लियर ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। पहला है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप, NSCG। अगर आपसे कोई पूछे NSCG यानी कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप, तो ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप जो था वो 2016 में बनाया गया था, 2016 में बनाया गया है, और इसे कॉन्टैक्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन एंड सस्टेनिंग एंगेजमेंट on nuclear security after the conclusion of the nuclear security summit process। तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो हुआ उसके बाद कॉपरेशन बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बीच में एंड इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर सिक्योरिटी के केस में ये कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप। न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप कब बना, 2016 में बनाया ना। तो ये इसका थोड़ा ईयर याद रखना, क्योंकि हो सकता है क्रोनोलॉजिकली आपसे कहीं पूछ ले कि इनमें से इनके फॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप NSG डाल देगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप डाल देगा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब इसका मेन टास्क क्या है, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप का टास्क है बेसिकली टू कन्वीन एनुअली ऑन द मार्जिन्स ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड एज मे बी यूजफुल इन कनेक्शन विद अदर रिलेटेड मीटिंग्स। तो यहाँ पे बेसिकली एनुअल मीटिंग कन्वे करना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, है ना, और जितने भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करना, बेसिकली यही इसका काम है। अगला ग्रुप हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG जिसको बोलते हैं। अभी न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट ग्रुप की बात की, 2016 में बना था, अब है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। NSG जो है बेसिकली एक न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज का ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज, और ये वो कंट्रीज हैं दैट सीक टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना चाहते हैं, और इनके रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस दिए कि क्या चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कि किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बना था, इन रिस्पॉन्स टू द इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट बना हुआ था, उसके बाद इसको किया गया, इसको बनाया गया, और ये बना था 1974 में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1974 में बना, आफ्टर द टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया। आप सबको पता होना चाहिए स्माइलिंग बुद्धा नाम का हमने टेस्ट किया था, इंदिरा गांधी उस समय उनके लीडरशिप में वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, पोखरण 1 बोलते हैं, है ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। द एम ऑफ द NSG इज टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। NSG का मेन एम ये है कि उनको ये देखना है कि न्यूक्लियर ट्रेड अगर हो भी तो वो केवल पीसफुल पर्पस के लिए हो, वो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन के लिए ना हो, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस ग्रुप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगली चीज जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको CTBT भी कहा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं। इट वाज निगोशिएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा। एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई थी जेनेवा में, है ना, तो याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट कहाँ हुई थी, जेनेवा में हुई थी, और उसी समय इसको CTBT को याद रखिएगा, CTBT को उसी समय क्या किया गया था, उस समय इसके ऊपर निगोशिएशन किए गए थे, या उस समय उसके ऊपर बात की गई थी। अब ये जो असेंबली हुई थी, याद रखिएगा, दिस असेंबली ऑन डिसआर्मामेंट जो हुई थी 1996 में हुई थी, तभी इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, तभी उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। एंड दिस ट्रीटी इंटेंड्स टू बैन ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एनीवेयर बाय एवरीवन,
ठीक है ना। तो ये जो आपका CTBT है ये बैन करता है सारे तरीके के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को। ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आर बैंड बाय दिस CTBT एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1996। जैसा मैंने बताया कि 1996 में इसको ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए एंड 182 कंट्रीज ने साइन कर दी है ट्रीटी। अभी रिसेंटली मतलब से देखें घाना ने रेटिफाई किया 2011 में ही, है ना। इसके अलावा एक और ट्रीटी है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, तो इसको FMCT बोलते हैं, है ना। FMCT फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि प्रोहिबिट करता है दो मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के दो कंपोनेंट्स को बैन करने की बात करता है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। इसको बोलते हैं फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, याद रखिएगा, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो आपको पता ही होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया के मेंबर नहीं है, NPT के मेंबर नहीं है। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो दीज आर सम ऑफ द ग्रुपिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में भी थे और इनके बारे में मुझे बताना भी था। तो आई होप आपको याद रहेगा। बस थोड़ा जैसे मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियर सप्लायर कॉन्टैक्ट ग्रुप मैंने आपको बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ CTBT जैसा हुआ। CTBT में 44 स्टेट्स आर देयर, 44 स्टेट्स आर देयर, और उसमें इंडिया ने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे CTBT के बारे में कोई पूछे, CTBT के बारे में, तो CTBT को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। क्या होता है कि 44 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई, है ना। 44 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई। अगर आपको CTBT को चाहिए उसमें लाने के लिए, तो 44 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेटिफाई दैट। उसमें अभी 8 बचे हैं, 8 अभी बचे हुए हैं, जिसमें से जो आपका कोरिया है, इंडिया है और पाकिस्तान है, इन्होंने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, और आपका इंडिया है और पाकिस्तान है, दे हैव नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, CTBT को इंडिया ने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। और चाइना, ईरान, इजराइल, USA, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज हैं 5, चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट और USA, ये 5 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। इसलिए 8 कंट्रीज चूंकि ये नहीं है अभी तक रेटिफाई किए, इसलिए CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, वो अभी तक फोर्स में नहीं आई है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। केजरीवाल लॉन्चेस एम्बिशियस देशभक्ति करिकुलम। तो अब यहाँ पे न्यू दिल्ली में स्टेट है जिसने कि शहीद आजम भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे देशभक्ति करिकुलम जो है उसको स्टार्ट किया है। देशभक्ति करिकुलम स्टार्ट करने वाला स्टेट दिल्ली हो गया। तो इसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? तो व्हाट इज देशभक्ति, सबसे पहले ऑथर ने बताया कि लविंग वंस शेयर्ड लैंड्स इन कम्युनिटीज, मतलब न केवल अपने लैंड को बल्कि अपने यहाँ जो आने वाली कम्युनिटीज हैं उनको भी प्यार करना। देन रिस्पेक्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एम्पैथी एंड पीस, inclusive of the pluralism and diversity of beliefs, practices, religions, ethnicities and languages. Then conscientious about one's duties, empowered to face challenges and bring about changes to take the country forward. ठीक है ना। अब इसमें किया क्या जाएगा आपको सिलेबस में, जैसे what is the meaning of a देशभक्त, how did our freedom fighters help to achieve independence, what kind of देशभक्त do we need to meet the present needs, what is the correct meaning of देशभक्ति, है ना। तो all these things will be taught in that. इसके अलावा देशभक्ति ध्यान भी कराया जाएगा। फिर क्लास एक्टिविटी जैसे कि आपको विजुअलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, फिर होमवर्क्स ऑब्वियस सी बात है रहेगा, क्लासरूम में डिस्कशन रहेगा एंड देन इवैल्यूएशन रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दैट देशभक्ति करिकुलम, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज वो है हाउ
टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस, हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। अब सबसे पहली बात जो ऑथर ने बताई है वो बताइए जो मेजर इशू है, अभी जो सबसे बड़ा इशू है जुडिशरी के साथ वो क्या है? जस्टिस डिलेड। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड सबसे बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पेंडेंसी है, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस आर देयर एंड दैट इज व्हाई द जस्टिस इज गेटिंग डिलेड। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि 40% केसेस इंडिया में ऐसे हैं, 40% केसेस इन इंडिया आर डिसाइडेड आफ्टर 3 years। मतलब इंडिया में अभी भी 40% केसेस ऐसे हैं जो कि 3 सालों के, मिनिमम 3 सालों के बाद डिसाइड होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि 3 सालों तक उसमें कितनी सारी हियरिंग होती होगी। आपको अगर मैं एक मूवी बताता हूँ, जस्ट वॉच दैट मूवी, मोहन जोशी हाजिर हो, मोहन जोशी हाजिर हो। दिस इज अ मूवी, वेरी ओल्ड मूवी। अगर आप लोग ये मूवी देख पाए तो दैट शोज द ट्रू स्टेट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। मोहन जोशी हाजिर हो, प्लीज डू वॉच दैट मूवी, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज आप बोल सकते हैं। मोहन जोशी हाजिर हो, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी ये मूवी, आप इसको जरूर देखिएगा। डू वॉच दैट मूवी, इट्स शोज यू द रियल स्टेट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, कि क्या होता है कि एक व्यक्ति की एक छोटी सी प्रॉब्लम कैसे जुडिशरी में जाकर के कितना टाइम उसमें लगता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो वॉच दैट मूवी, यू विल सी द रियल स्टेट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है वही चीज कि 40% केसेस तो इंडिया में ऐसे होंगे जो 3 साल के बाद डिसाइड होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो है कि अभी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो प्रिजन में लॉज्ड लोग हैं उनमें से मोर देन 70% दे आर व्हाट, दे आर अंडर ट्रायल, यानी कि दे आर यूटी। तो यूटी प्रिजनर्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये कि जो जेल के अंदर है वो मोस्टली दे आर फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड। ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो या तो बेल की जो अमाउंट होती है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। कई लोग आर्थिक दंड भुगत रहे हैं, मतलब कि जो सज़ा में, कई बार ऐसा होता है कि सज़ा में अगर आपको 10,000 रुपये देने हैं तो या तो आप 10,000 रुपये चुका दो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सज़ा पड़ती है अर्थदंड की, यानी कि उसको अगर पैसा लगना है तो अगर उसको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। 10,000 रुपये दे देगा तो छूट जाएगा। अगर वो ये 10,000 नहीं दे पाता है तो उसको फिर 1 साल या 1.5 साल की सज़ा पड़ती है उसके लिए, है ना, उसके इक्विवेलेंट रहती है। तो 10,000 रुपए के लिए वो 1.5 साल ज्यादा जेल में रहता है। और कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये 10,000 भी, या उनके फैमिली मेंबर देना नहीं चाहते उनके लिए 10,000 रुपए भी, तो वो 1.5 साल तक वो जेल में इसी तरीके से लॉज्ड रहता है। तो ये भी काफी इशूज हैं कि ये भी एक जस्टिस सिस्टम का ही फॉल्ट है ना कहीं कहना चाहिए। तो वही चीज़ है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो करप्शन का बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, दैट इज ऑल लीडिंग टू स्लगिश जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो जस्टिस डिलीवरी जो है वो और ज़्यादा स्लगिश होती जा रही है ना। कई बार लॉयर्स जो होते हैं आप देखते होंगे कि वो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको भी थोड़ा बहुत मतलब परेशान कर सकते हैं। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं, हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं ना। तो ऑल दीज थिंग्स माइट हैपन। नाउ ऑथर ने क्या सोल्यूशंस बताए हैं? 2 सोल्यूशंस बताए ऑथर ने। सबसे पहली चीज तो क्या करनी है, आपको वैकेंसीज फिल करनी है। आप अगर अपनी वैकेंसीज फिल कर सकें तो पेंडेंसी कुछ तो वहीं से कम हो जाएगी। अगर आप अपनी वैकेंसी केवल फिल कर सकें तो आधी पेंडेंसी तो वहीं से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन विच द ऑथर सेज कि आपको करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट डू व्हाट, यू जस्ट फिल द वैकेंसीज। इसके लिए ऑथर ने जो रिक्वेस्ट की है वो रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है, एंड ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट से, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट को उसमें अप्रूवल देना रहता है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप ये वैकेंसीज को फुलफिल करवा सके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप इन वैकेंसीज को फुलफिल करा सके तो दैट माइट रिड्यूस द वैकेंसी अलॉट, ओके, दैट माइट रिड्यूस द पेंडेंसी अलॉट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो सोल्यूशन ऑथर ने बताया वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ई फाइलिंग हो गया, ई कमेटी बनाई गई है 2005 में। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि एक कोर्ट द्वारा एक ई कमेटी बनाई गई थी, 2005 में बनाई गई थी। वो ई कमेटी क्या करती है, अलग अलग दिशा निर्देश देती है रिगार्डिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन द जुडिशरी, है ना। इसके लिए उन्होंने जैसे कि आप बताया कि ई फाइलिंग सिस्टम आप लेकर के आएँ। इसके अलावा कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का यूज़ करें, है ना,
एंड केस लिस्टिंग के लिए, एलोकेशन के लिए, एडजमेंट के लिए, है ना। तो एंड केवल 5% ओवरराइड की पावर आप जजेस को दे सकें। तो इससे क्या होगा कि केस जो लिस्ट होंगे ना वो एटलीस्ट रेशनल बेसिस पे लिस्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे विम्स एंड फैंसीज ऑफ द लॉयर्स, विम्स एंड फैंसीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टाफ या जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये एल्गोरिदम से आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से होगा, है ना। तो ये बेसिकली बेसिक एल्गोरिदम्स है जिनका यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आए। फिर इसके अलावा ई फाइलिंग, उन्होंने जैसे कहा है कि ई फाइलिंग करने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का यूज करने की जरूरत है। अगली चीज उन्होंने कही है कि वर्चुअल हियरिंग्स को खत्म मत करो, वर्चुअल हियरिंग्स को रखो एंड एक हाइब्रिड सिस्टम की जरूरत है। वी नीड अ हाइब्रिड सिस्टम, मतलब एक वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल हियरिंग्स दोनों ही जरूरी है। किसी एक अकेले से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज द वर्चुअल सिस्टम विद द फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, दैट कैन बी देयर। यहाँ पे सारे सोल्यूशंस लास्ट में लिखे हैं। ई फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, देखो इसको नोट कर लो, फिर से इस तरीके से लिख लो, है ना। ई फाइलिंग ऑफ द पिटीशंस, एफिडेविट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना चाहिए सारे काम। एल्गोरिदम बेस्ड कंप्यूटराइज लिस्टिंग, रोस्टर, केस एलोकेशन एंड एडजमेंट, यानी कि जो केस लिस्टिंग है वो एल्गोरिदम के थ्रू हो एंड केवल 5% ओवरराइड पावर आप जजेस को दे सकते हैं। देन इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वर्चुअल हाइब्रिड होना चाहिए, हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग्स होनी चाहिए। देन फिलिंग द जुडिशियल वैकेंसीज को फिल करो एंड होल्डिंग द चीफ जस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वैकेंसीज आर फिल्ड, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गिवन एज अ सोल्यूशन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल है वो है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स निकाला जिसमें हमारी रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग जो थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 में, वो 139 थी आउट ऑफ 149, 139 आउट ऑफ 149। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी रैंकिंग थी इस बार 2021 में, 139 आउट ऑफ 149। 2012 से ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकल रही है एंड इसको निकालता कौन है मैं थोड़ा बता दूं, इसमें लिखा नहीं आर्टिकल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये निकालता है आपका SDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UN, यूनाइटेड नेशंस SDSN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN निकालता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपकी। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो होती है, हैप्पीनेस जो है वो दूसरा पैरामीटर है। हैप्पीनेस आपकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, आपकी GDP पे बहुत ज़्यादा, मतलब फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो आप हैप्पीनेस खुद को बोल सकते हो कि आप हैप्पी भी होंगे। यहाँ बहुत अमीर अमीर लोग होंगे, बहुत सारे पैसे वाले लोग होंगे जिनको डिप्रेशन हो रहा होगा या जिनको जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, है ना। तो हैप्पीनेस जो है वो इकोनॉमी या मनी बेस्ड नहीं होता केवल, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि इसको डिसाइड करते हैं कि वो मतलब कि बताते हैं जिसके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हैप्पीनेस कैसे आती है। हैप्पीनेस आती है बाय द गारंटी ऑफ द राइट्स, हैप्पीनेस आती है बाय द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हैप्पीनेस आता है बाय द सोशल जस्टिस। ऑल दीज आर द क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। मतलब आप लेबर्स की हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, लेबर लॉज अच्छे हों, लेबर के जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो अच्छी हों। फार्मर्स की हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, फार्मर्स की हैप्पीनेस आएगी कि अगर रिम्यूनरेशन अच्छा हो, उनके लिए MSP अच्छी मिल रही हो। ऑल दीज विल लीड टू द हैप्पीनेस फॉर द फार्मर्स। तो अलग अलग सोसाइटी के लिए हैप्पीनेस अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू, यानी कि जैसे आपने वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दी अलग अलग सेक्टर्स की, ये सब पब्लिक पॉलिसी के गुड गवर्नेंस एक्चुअली इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द हैप्पीनेस। लोगों के केसेस सॉल्व हो रहे हो, लोगों के यहाँ केसेस जुडिशरी के पास पेंडिंग ना हो रहे हो, ये भी अपने आप में एक हैप्पीनेस का कारण है। कई व्यक्ति परेशान रहते हैं जिंदगी, उनका केस चलता रहता है, 3 साल 4 साल 6 साल केस चल रहा है ना। कई प्रिजन में ऐसे प्रिजनर्स हैं जो 5 साल से अंडर ट्रायल ही, मतलब वो ट्रायल में ही है ना, उनकी बेल हुई है और वो सिर्फ सजा भुगत रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो ये भी जस्टिफाइड नहीं हुआ है कि वो उन्होंने गुनाह किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा लॉ ऑट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू द लाइफ्स ऑफ द पीपल, द ग्रेट डिसएग्री ऑफ अनहैप्पीनेस इन इंडियन सोसाइटी हैज अ लॉट टू डू विद द वे द लॉ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट। तो ऑथर ने कहा कि यही कहा है कि लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हैप्पीनेस में। लॉ जो होना चाहिए वो लोगों को सफोकेट नहीं करना चाहिए, रादर इट शुड मेक पीपल हैप्पी। लॉ और लॉ गवर्निंग जो अथॉरिटीज हैं, दे शुड मेक पीपल हैप्पी नॉट सफोकेट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखेगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन है, वो
है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है, उसने ये बताया कि 40% ऑफ द पीपल लिव आउटसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 40% लोग ऐसे हैं जो अभी भी लॉ के प्रोटेक्शन के बाहर हैं। लॉ के प्रोटेक्शन के बाहर हैं 40% वर्ल्ड के लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड दैट इज अ बिग नंबर। और लॉ के अंदर ही नहीं है जब, तो लॉ उनको हैप्पी कहां से बनाएगा, है ना। दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंक जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो बताया था वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट था, उसका कहना है। इसके अलावा एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 69 थी। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में ही रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आता है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 69 थी। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अंदर ही मेंशन था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो आप सोच सकते हो कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ही इंडिया की रैंकिंग इतनी पीछे है, तो मतलब ना यहाँ के लोगों को लाइफ, लिबर्टी, इकोनॉमिक जस्टिस, डिग्निटी और इंटीग्रेशन, ये सारे फीचर्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही होगी, है ना। तो जितने भी आइडियल्स हैं, प्रियम्बल के जितने भी आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स हैं, टेप फॉर जैसे हमने पढ़ा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना। इसके अलावा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीज़ें जब लोगों को मिलती हैं ना, तभी वो लोग अपने आप को हैप्पी बोल सकते हैं, ठीक है ना। केवल मेयर प्रोवाइडिंग देम मॉनेटरी बेनिफिट्स वोंट मेक देम हैप्पी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। आई होप यू आर क्लैरिटी। और एक और चीज़ की जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि यूएई जैसे पहली कंट्री थी जिसने कि मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया, ठीक है ना। इंडिया में जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस वहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भूटान जो है जिसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट लेकर के आया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 2005 में वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि गुड गवर्नेंस से आएंगी, और यहाँ पे इंडिया को भी और ज़्यादा फोकस हैप्पीनेस में करना चाहिए, अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगला जो आर्टिकल है वो है ब्यूरोक्रेसी एंड सोशल मीडिया। तो ब्यूरोक्रेसी का डिजिटल चैलेंज ऑथर ने कहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी के लिए वो ये है कि डेस्क से डिजिटल की तरफ शिफ्ट होना। डेस्क से डिजिटल, पहले क्या था, डेस्क का काम था पूरा, डेस्क में फाइल आ रही, फाइल मूव हो रही, काम चल रहा है। अब जो है फाइल मूवमेंट भी अब ई ऑफिस के थ्रू होता है, ठीक है ना, मतलब उसका भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो डिजिटल स्पेस है उसका कैसे यूज़ किया जाए, क्या उसको यूज़ किया जाए भी कि नहीं किया जाए। तो इसमें अगर आप ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे तो वो डिवाइडेड है। ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एनोनिमिटी इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, आपको एनोनिमस रह के काम करना चाहिए। वहीं पे कुछ लोग बोलेंगे कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि दोनों ओपिनियन अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा आ गया है कि एनोनिमिटी जैसी कोई चीज़ ज़्यादा रही नहीं है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आ चुका है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो ऐसे में एनोनिमिटी मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सोशल मीडिया का, सही तरीके से डिजिटल स्पेस का यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा एक तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में आप मदद कर सकते हैं, दूसरा पब्लिक की प्रॉब्लम्स को आप सुन सकते हैं, एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप बेसिकली कहना चाहिए कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छे से आप की जा सकती है। तो इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे ये है कि दैट शुड बी द केस कि यहाँ पे सोशल मीडिया का आप यूज करें, उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप यूज करें, उससे फीडबैक भी मिलता है डायरेक्टली, तो फीडबैक ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि सोशल मीडिया 100% अकाउंटेबिलिटी नहीं स्टैब्लिश करता है लोगों के लिए। ऑथर ने कहा है कि लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में बोल दिया तो काम हो जाएगा। सोशल मीडिया में यह गारंटी ब्यूरोक्रेट भी नहीं दे सकते कि 100% वो सारे मैसेज या सारे सब कुछ रीड करेंगे, इसलिए 100% उनकी अकाउंटेबिलिटी मतलब एक्सपेक्ट करना फ्रॉम सोशल मीडिया दैट विल बी रॉन्ग। लेकिन हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को यूज करना चाहिए सोशल मीडिया टू इंप्रूव द पब्लिक पॉलिसीज। जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनका ऑन ग्राउंड फीडबैक मिलेगा और उसको इंप्रूव कर सकते हैं वो। अगला आर्टिकल है लॉकडाउन स्लोड डाउन द ग्रीन एनर्जी पुश। यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे जो ग्रीन एनर्जी का पुश था वो थोड़ा कम हुआ है। ये किसने बताया? ये इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA एक रिसर्च थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसने बताया है कि जो एनर्जी टारगेट्स थे हमारे वो थोड़ा पीछे रह गए रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स। जैसे कि इंडिया ने डिसाइड किया था कि 2022 तक 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी लाएगा। अब उसका टारगेट
टारगेट उन्होंने बढ़ा दिया है, हालांकि 450 गीगावाट 2030 तक कर दिया है, 450 गीगावाट बाय 2030 कर दिया है उन्होंने। लेकिन अगर आप देखें तो केवल 7 गीगावाट एनर्जी ही जुड़ पाया है 2020 से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, केवल 7 गीगावाट हमने ऐड की है कैपेसिटी में। तो दैट इज द थिंग। एंड इसके अलावा हमने सोलार एनर्जी का टारगेट 100 गीगावाट रखा था कि मार्च 2023 तक हम ये टारगेट कर लेंगे, है ना, जिसमें से 40 गीगावाट तो रूफटॉप सोलर रहेगा, 60 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी स्केल रहेगा। लेकिन अगर हम 2021 जुलाई तक की बात करें तो केवल 43.94 गीगावाट ही हम अचीव कर पाए हैं। तो ये दैट इज द बैकलॉग विच इज देयर, और उसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। अगली न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज ऑर्डर फॉर ओएफबी डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसका डिसोल्यूशन का ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री ने निकाल दिया है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री बोर्ड जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो डिसॉल्व हो गया आज से, और 1 अक्टूबर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डिसॉल्व हो गया, और उसका जो पूरा कंट्रोल था, पूरा जो मैनेजमेंट था, वो 7 पीएसयूज में ट्रांसफर कर दिया गया है। वो 7 पीएसयूज कौन कौन से? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 पीएसयूज हैं जहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्टैब्लिश कब किया गया था? ब्रिटिशर्स द्वारा 1775 में। याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स द्वारा 1775 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये वो 7 पीएसयूज हैं जिनको ट्रांसफर किया गया है कंट्रोल। म्यूनिशंस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 पीएसयूज हैं जिनको ट्रांसफर किया गया ओनरशिप इनका। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 1 अक्टूबर से ये लागू पड़ेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सुप्रीम कोर्ट लैशेज आउट एट द फायर क्रैकर फर्म्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2018 में उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका यूज नहीं करना है आपको फायर क्रैकर्स में। मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी वो बैंड रहेगी, एंड ग्रीन क्रैकर्स का यूज करना है। तो वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अब आपको बता दूं कि कौन कौन से केमिकल्स थे एक्चुअली में। बैरियम सॉल्ट्स, अगर बैरियम सॉल्ट्स का यूज जो था वो मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बैरियम सॉल्ट्स का यूज नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहेगी वो पेसो रहेगी, यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। पेसो क्या है? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके लिए बड़ा सवाल है कि पेसो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप नाम से कुछ और है, काम से कुछ और है। पेसो यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा बैरियम के कंपोनेंट्स मना किया था। इसके अलावा लिथियम आर्सेनिक एंटीमनी लेड एंड मरकरी, लिथियम आर्सेनिक एंटीमनी लेड एंड मरकरी, इनमें से कोई भी केमिकल यूज नहीं हो सकता है इन द फायर क्रैकर्स। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। आई होप यू आर क्लियरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। हाँ, लास्ट एक और चीज है, तालिबान विल टेम्पोरली अडॉप्ट द 1964 मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन। अब तालिबान जो है फॉर टेम्पररी पर्पस, थोड़ा टाइम के लिए 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन यूज करेगी। उसमें विमेन को राइट टू वोट था, याद रखेगा, विमेन को राइट टू वोट था। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, इनके फॉर्मर किंग थे मोहम्मद जहीर शाह। मोहम्मद जहीर शाह जो थे वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे पावर में, और तब एक डेमोक्रेटिक, कहना चाहिए डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, है ना। तो अब तालिबान उसी को यूज़ करेगा, 1964 में आने वाले उस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो शरिया लॉ के अगेंस्ट होगा या प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक एमिरेट के अगेंस्ट होगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एंड ये जो टाइम पीरियड था किंग मोहम्मद जहीर शाह का, इसको यूज़ किया जाएगा। अब किंग जो पावर में आए थे मोहम्मद जहीर शाह, वो 1963 में पावर में आए थे, और 1 साल बाद 1964 में फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करने के लिए आया था। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, तालिबान इसको यूज़ करेगा। आप आई होप कि आपको ये पता हो गया होगा, है ना। पाकिस्तान एक्सप्लोरिंग एक्सपेंशन ऑफ सीपेक टू अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, जो कि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन से पास होता है, पीओके वाले रीजन से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो पास होता है, उसको एक्सटेंड करना चाहता है टू अफगानिस्तान। अब दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ आगे मूव करती है। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.